नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, बेटा मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे और तुम्हारे पत्नी के हाथों अपमानित होकर नहीं रह सकता। कॉल बेल बजने पर दरवाज़ा सुनीता ने ही खोला। सुनीता मेरी पड़ोसन है। वह मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, पर वह मेरे साथ ऐसे रहती है जैसे हम उम्र दो सहेलियाँ। हम लोगों की घंटों बाउंड्री वाल से ही अक्सर बातें होती रहती हैं। उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा तो अपने आप पर काबू ना रख सकी और मुस्कुराते हुए बोली, आंटी आप आ गईं? कब आई आंटी आप? मुझे तो पता ही नहीं चला। आंटी आप बैठिए, अभी मैं आपके घर की चाबियां देती हूँ। कल मैंने आपकी काम वाली बाई शीला से आपका घर साफ करा दिया था। और हाँ, आपके बाथरूम का गीज़र भी काम नहीं कर रहा था, वह भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर ठीक करा दिया है। ठीक किया सुनीता तुमने, वरना गीज़र के बिना तो बहुत ही दिक्कत हो जाती मुझे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, काफ़ी दिनों से घर बंद पड़ा है, थोड़ी बहुत तो साफ सफाई करनी ही पड़ेगी ना। मैं सुनीता से चाबी लेकर अपने घर आ गई। अपने घर का गेट खोलते ही ना जाने कहाँ से ढेर सारी चिड़ियों का झुंड आ गया और मेरे घर की बाउंड्री वाल पर आकर ना जाने कितने मधुर धुनों में मंगल गीत गा गा कर हमारा स्वागत करने लगा। मैंने रवि को जब इस सब के बारे में बताया तो वह भी एक बार विश्वास ही नहीं कर सके थे। जब मैं यहाँ अपने घर में रहा करती थी तब सुबह उठकर सबसे पहले मेरा काम यही होता था, चिड़ियों को दाना डालना। और जैसे ही मैं दाना लेकर बाहर लॉन में आती, चारों तरफ से चिड़ियों का शोर सुनाई देने लगता और फिर सारी चिड़ियाँ उधर उधर पेड़ों पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा में ही रहती, कब मैं उन्हें दाना डालूं और वह मज़े से खाए। हमने अपना सामान अंदर लाकर रखा ही था कि तभी सुनीता थर्मस में गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई थी। आंटी आज आप लोगों का खाना मैं बना रही हूँ, शाम को तो शीला आ ही जाएगी, तब आप उससे खाना बनवा लीजिएगा, ठीक है। और यह कहकर सुनीता अपने घर वापस चली गई थी। घर में घुसते ही हम लोग भी स्वयं को इन्हीं चिड़ियों की तरह आज़ाद महसूस कर रहे थे। रवि सारा सामान अंदर ला चुके थे। आज तो मैं पूरे घर में घूम घूम कर सारी दुनिया को बता देना चाहती थी, अब हम पूरी तरह आज़ाद हैं। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमारी आज़ादी नहीं छीन सकती। मैं आपको बता दूं, हमने यह वाला अपना घर पिछले महीने ही मिस्टर तनेजा से खाली करवाया है, इसलिए अभी पूरी तरह से साफ सुथरा नहीं है। मैं सारा सामान एक तरफ रख कर नए सिरे से सफाई करने के बारे में सोचने लगी। जब तक एक बार पूरे घर में झाड़ू नहीं लग जाती तब तक तो मैं घर में चैन से बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने झाड़ू उठाई और पूरे घर में एक बार तो सफाई कर ही डाली। सोचा शाम को जब शीला आएगी तब तो वह और अच्छी तरह से सफाई कर ही देगी। उर्मी बेड पर चादर कौन सी बिछानी है, जरा बड़े वाले बक्से की चाबी देना, उसे खोलकर उसमें से चादर वगैरह निकालता हूँ। जब हम लोग यहाँ से यह घर खाली करके गए थे तभी हम पिछले वाले बड़े कमरे में अपना सारा सामान रख दिए थे और कुछ सामान एक बड़े बक्से में रखकर संदीप के पास दिल्ली चले गए थे। उस समय संदीप का विचार था कि हम इस घर को बेचकर हम वहीं उसके पास हमेशा हमेशा के लिए रहने चले जाएं, पर सुनीता के पति मिस्टर वर्मा ने ही हमें राय दी थी। मिस्टर सक्सेना, घर का क्या है, आप कभी भी बेच सकते हैं, पहले आप थोड़े दिन संदीप के पास जाकर देख तो लीजिए, क्या पता आपका वहाँ मन न लगे तो उस स्थिति में आपको अपना घर ही अच्छा लगेगा। अभी आप चाहें तो मेरे एक मौसा जी हैं, उन्हें घर की ज़रूरत है, आप उन्हें यह घर किराए पर दे सकते हैं। आप जब भी खाली कराना चाहेंगे वह 1 महीने के नोटिस पर यह घर खाली कर देंगे, यह मेरी गारंटी है। और वैसे आप मुझसे बड़े हैं और समझदार भी, आप स्वयं भी निर्णय ले सकते हैं। उस समय हम लोगों का निर्णय सही ही था जो यह घर नहीं बेचा, वरना आज दर दर की ठोकरें खा रहे होते। मैंने बक्से की चाबी निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो चाबी के साथ कुछ कागज़ मेरे हाथ में आ गए। यह कुछ कार्ड्स थे जो मेरी पोती मीनू ने दिल्ली से चलते समय पकड़ा दिए थे, जिन्हें मैंने अपने पर्स में संभाल कर रख लिया था। कार्ड पर मीतू ने बड़े बड़े अक्षरों में अपने नन्हे हाथों से लिखा था, दादी दादू कम बैक सून। बस उस घर में एक यही तो बच्ची थी जो ऐसा चाहती थी कि हम लोग हमेशा उसी के साथ रहें। मैं मीतू को स्कूल जाते समय तैयार करने में उसकी मदद करती, तो रवि तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी उसे राजा रानी की तो कभी जानवरों की कहानियाँ सुनाया करते थे। मीतू इसी सब की वजह से हम लोगों के पास ही घंटों खेलती रहती थी।
मैंने रवि को बक्से की चाबी पकड़ाई तो वह झट से मेरे हाथ से चाबी लेकर बक्सा खोलने के लिए पीछे वाले कमरे में चले गए। आज उनके अंदर वही पहले वाली फुर्ती दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद मैंने देखा उनके हाथ में वही डबल बेड की चादर थी जो उन्होंने हमारी शादी की रात वाले दिन अपने बेड पर माँ से कहकर बिछवाई थी। आओ उर्मी, आज हम फिर से अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करते हैं और अपने बेड पर यह चादर बिछाकर एक बार फिर से दूल्हा दुल्हन बनकर जश्न मनाते हैं। उन्होंने चादर बेड पर बिछाने के लिए फैला दी थी। मैंने उनका चादर बिछाने में हाथ बटाया तो एक बार फिर से कानों में वही शहनाइयों की आवाज़ गूंजने लगी जो आज से 30 वर्ष पहले इसी आंगन में गूंजी थी। मैं बेड पर थोड़ा सुस्ताने के ख्याल से लेटी तो रवि भी मेरे पास आकर वहीं लेट गए। अचानक मुझे मेरे बालों में उनकी अंगुलियों की सरसराहट महसूस होने लगी। उर्मी, आज हम स्वयं को कितना सुखी महसूस कर रहे हैं। यह बिस्तर हालांकि उतना नर्म नहीं है जितना कि वहाँ संदीप के घर हुआ करता था, पर आज यही बिस्तर हमें कितना सुकून दे रहा है। मुझे मालूम है उर्मी, तुम पूरी रात ट्रेन में ठीक से सो भी नहीं सकी और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी सूजी सूजी आंखें बता रही है कि तुम पूरी रात रोती रही हो। देखो तो तुम्हारी आंखों के पपोटे कितने सूजे सूजे से लग रहे हैं। अब हम यहीं इसी अपने घर में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। अब यहाँ से कहीं भी जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अचानक एक हवा का झोंका आया और मुझे वापस संदीप के पास दिल्ली ले गया। पिछले साल की ही तो बात है। रवि को कई दिनों से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ सा महसूस हो रहा था। हालांकि वह सुबह नाश्ते के बाद अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से ले रहे थे, पर न जाने क्यों कई दिनों से उन्हें वीकनेस भी महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पहले तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर बीमारी है क्या, पर सारे टेस्ट आदि कराने के बाद लगा कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है जो कि तबीयत ठीक होती दिखाई नहीं दे रही है। तुरंत मैंने संदीप को रवि की बीमारी के बारे में फ़ोन पर बताया तो पहले तो वह भी घबरा गया। फिर कुछ सोच कर बोला, मम्मी आप पापा को लेकर यहाँ आ जाइए, हम लोग पापा को किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे। मैं कल ही टैक्सी का इंतज़ाम करा देता हूँ। नहीं बेटा, अभी तो मुझे घर भी बंद करने के लिए समय चाहिए। देखते नहीं हो आजकल कितनी चोरियाँ हो रही हैं, दिन दहाड़े ही ताले टूट जाते हैं। मैं घर का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। मम्मी, आप किसी न्यूज़पेपर में इस घर को बेचने के लिए विज्ञापन क्यों नहीं दे देती? इस घर को बेचकर आप लोग यहाँ हमारे पास आराम से रह सकते हैं। संदीप तो इस घर को बेचने की बात कहकर चुप हो गया था, पर मुझे न जाने क्यों एक बार तो इसका इस तरह घर बेचने की बात कहना अच्छा नहीं लगा था। उस समय तो जैसे मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन ही निकल गई थी। 2 दिन के बाद ही हम लोग संदीप के साथ दिल्ली पहुंच गए थे। संदीप ने डॉक्टर के कहने पर इनके सारे टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें ब्लड शुगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई निकली। इसके बाद डॉक्टर ने कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने के लिए कहा और कुछ खाने पीने में परहेज वगैरह बताकर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। रवि हॉस्पिटल से घर वापस आ गए थे और धीरे धीरे ठीक भी होने लगे थे। एक दिन संदीप लगभग चीखता हुआ सा बोला था, मम्मी आप पापा को टोकती क्यों नहीं है? मालूम है वह वॉश बेसिन पर थूकने के बाद अच्छी तरह पानी भी नहीं डालते हैं। देखो ना, सारा वॉश बेसिन गंदा करके रख दिया है और टॉयलेट की सीट देखी है, लग रहा है सालों से साफ ही नहीं हुई है। मैं एक टक संदीप को देखती रह गई थी। उस दिन ही मुझे एहसास हो गया था कि संदीप इस उम्र की हमारी आदतों और बुढ़ापे को नहीं झेल पाएगा। यह तो हमारा खून है जो अपने पापा की आदतों से परेशान हो गया। उसका क्या, जो मेरी बहू है स्वाति, वह तो दूसरे घर से आई है, वह कहाँ हम लोगों की आदतों के साथ एडजस्ट कर पाएगी। उस दिन हुआ यह था, सुबह सुबह रवि को अचानक खांसी का दौरा पड़ा था। वह खांसते खांसते वॉश बेसिन पर जा पहुँचे थे और उन्होंने वही वॉश बेसिन में ही उल्टी कर दी थी। कमज़ोरी इतनी अधिक थी कि मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से बिस्तर तक पहुँचा पाई थी। जब तक मैं वॉश बेसिन को साफ़ कर पाती तब तक संदीप ने ही वॉश बेसिन साफ़ कर दिया था। अगले दिन रवि टॉयलेट ही गंदा छोड़कर आ गए थे। मैंने रवि को कितनी बार कहा है, टॉयलेट जब जाते हो तो मुझे बता कर तो जाया करो। अब तुम्हें आंखों से कम दिखाई देने लगा है, जिसकी वजह से तुम हर जगह गंदगी फैलाते रहते हो। संदीप और स्वाति का कितना साफ सुथरा घर है, हमारी वजह से उनका घर साफ ही कहाँ रह पाता है। इसी तरह अनेकों घटनाएं होती चली जा रही थी। एक दिन सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। स्वाति ने रवि को कांच के बाउल में दूध कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए दिया था।
अचानक मीतू भागती हुई आई और रवि से टकराकर गिर गई। सारा का सारा दूध कॉर्नफ्लेक्स कारपेट पर ही गिर गया था और कॉर्नफ्लेक्स वाला बाउल भी टूटकर चकनाचूर हो गया। यह क्या पापा, आपने तो सारा कारपेट ही गंदा कर दिया। और यह देख रहे हैं बाउल जो आपने तोड़ दिया, मेरे पापा सिंगापुर से लाए थे। मेरा तो पूरा सेट ही खराब हो गया। अब मैं क्या करूँगी इस सेट का। ऐसा करना मम्मी, आप ही इसे यूज़ कर लेना। और यह कहकर वह अपना नाश्ता भी वही डाइनिंग टेबल पर ही छोड़कर वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन ही एक नई कारपेट खरीद कर आई। स्वाति ने अपने डाइनिंग हॉल में बिछवा दिया था। इस बात से रवि और मैं दोनों ही अंदर तक आहत हो गए थे। इस घटना के बाद तो हमने अपने ही बेडरूम में नाश्ता व खाना खाना शुरू कर दिया था। उर्मी, तुम्हारे पास मिस्टर वर्मा का फ़ोन नंबर है क्या? उन्हें फ़ोन तो मिलाना ज़रा। इनका बेरुखी भरा स्वर था। मैंने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन सुनीता ने ही उठाया। हेलो सुनीता, वर्मा जी हैं क्या? सक्सेना साहब उनसे बात करना चाह रहे हैं। वर्मा जी, आपसे एक काम था। आप अपने मौसा जी से कहकर हमारा घर खाली करवाने की बात करिएगा। जितना भी जल्दी हो सके वह हमारा घर खाली कर दे। उस समय रवि की वर्मा जी से फ़ोन पर हुई बातचीत को सुनकर मुझे आश्चर्य तो हुआ था। कुछ दिनों के बाद ही हमारा घर खाली हो गया था। हम लोग अपने घर जाने की तैयारियों में जुटे हुए थे। तभी संदीप को कुछ शक हो गया था कि हम लोग वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह हमारे कमरे में आया और कहने लगा, पापा यह क्या, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, हमारा घर खाली हो गया है, इसलिए मैं और तुम्हारी माँ वापस अपने घर देहरादून जाने के बारे में सोच रहे हैं। पापा, हमारे घर से आपका क्या मतलब है? क्या वह घर मेरा और बच्चों का नहीं है? और यह घर भी तो आप ही का है। फिर उस घर को तो आप बेचने के लिए सोच रहे थे। हाँ, सोच तो रहा था, पर अब नहीं। अब वह घर सिर्फ मेरा और उर्मी का है और उस घर में फैसला भी मेरा होगा कि मैं उस घर को बेचूंगा या नहीं। बेटा, यहाँ तुम्हारे घर पर रहकर तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के हाथों छोटी छोटी बातों में अपमानित होने से अच्छा है कि मैं स्वाभिमान के साथ अपने घर पर रहूं। बचपन और बुढ़ापा एक जैसा ही होता है। जैसे बचपन में बच्चे कहीं भी पॉटी कर देते हैं, कुछ भी खराब कर देते हैं, उसी तरह बुढ़ापे में भी इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन बचपन में माँ बाप बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, उनके हर नखरे उठाते हैं। लेकिन बुढ़ापे में बच्चे माता पिता को बोझ समझते हैं। तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकता हूँ। पिता की यह बातें सुनकर संदीप की नजरें शर्म से झुक गई थी। उसे अपने गलती का एहसास हो रहा था। उसने उनसे माफी मांगते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मिस्टर सक्सेना ने कहा, बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हमारी है। शायद हमने तुम्हारी परवरिश अच्छे से नहीं की होगी, तभी तो हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। यह सब कहते हुए उनकी आंखें नम हो आई थी। सुमित समझ गया था कि उसके पिता जो फैसला ले चुके हैं उसे कोई बदल नहीं सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद ही हम लोग देहरादून के लिए चल दिए थे। स्वाति ने अपना कारपेट हमारे साथ यह कहकर रखवा दिया था कि उनके यहाँ इस कारपेट को बिछाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वह कारपेट हम अपने साथ देहरादून ले जाएं और उसे हम ही यूज़ कर लें। मैं वहाँ से कारपेट ले तो आई हूँ, पर यूज़ नहीं करूँगी। इस दीपावली पर अपनी काम वाली बाई शीला को दे दूंगी। यदि मैंने वह कारपेट अपने ड्राइंग रूम में बिछा भी लिया तो वह सारी कड़वी यादें मेरा और रवि का पीछा नहीं छोड़ेंगी। शाम का दूध हल्का घिर आया था। रवि ने मुझे उठाते हुए कहा, उर्मी शीला आई है, जो भी कुछ काम कराना हो करा लो। उसके बाद हम लोग पड़ोस में एक दो घरों में फ्रेंड से मिलकर आएंगे। बहुत दिन भी हो गए हैं सभी से मिले हुए। इसके बाद मैं शीला को काम समझाने किचन में आ गई। आज मुझे लग रहा था जैसे मेरे अंदर पंख लग गए हैं और मैं अपने ही आकाश में उड़ती चली जा रही हूँ। आज मुझे रवि का फैसला बहुत अच्छा लग रहा था, स्वाभिमान के साथ जीने का, क्योंकि बेटे बहू के घर में रहकर अपना आत्मसम्मान गिरवी रखने से अच्छा है कि अकेले स्वाभिमान के साथ रहो। यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको रवि जी का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।